नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पाठ 4 भारत का साहित्यिक विरासत का मध्यकालीन साहित्य का आज परिचय लेते हैं। प्राचीन भारत साहित्य का परिचय हम पढ़ चुके हैं। आज हम शुरुआत करते हैं मध्यकालीन साहित्य। मध्यकालीन साहित्य में आप जो पैराग्राफ देख रहे हैं, इसमें सारे जो आप यहाँ पर वाक्य देख रहे हैं, ये सब पैराग्राफ में अधिकतर विकल्प में एक एक वाक्य में खाली जगह में सही जोड़े में पूछा जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं इनके प्रश्न जो तैयार हो रहे हैं। इस युग में अर्थात मध्यकालीन युग में कश्मीर में 2 महान ग्रंथ लिखे गए, जिनमें पहला है सोमदेव का कथा सरित सागर और दूसरा है कल्हाण का राज तरंगिणी। तो पहला ही प्रश्न बन गया कि मध्य युग में कश्मीर में कितने ग्रंथ लिखे गए? 2। एक कथा सरित सागर, दूसरा राज तरंगिणी। कथा सरित सागर के रचयिता है सोमदेव और राज तरंगिणी के रचयिता है कल्हण। इसमें राज तरंगिणी कश्मीर के इतिहास को आलेखित करने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और सही अर्थ में यह भारत का सर्वप्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। इस समय की दूसरी महत्वपूर्ण रचना जयदेव, जिन्होंने लिखा गीत गोविंद। जयदेव की महत्वपूर्ण रचना है गीत गोविंद। कवि चंदबरदाई रचित पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक ग्रंथ है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ की रचना से हिंदी साहित्य जगत में वीर गाथा युग का प्रारंभ हुआ। शंकराचार्य का प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है भाष्य। कुछ समय तक कन्नड़ साहित्य पर जैन धर्म का प्रभाव होने से कवि पंपा ने, ये सारे नाम आपको याद रखना है, मैंने पहले बताया कि मध्यकालीन साहित्य का ये पूरा पैराग्राफ आपको एक एक वाक्य विकल्प में पूछा जाएगा। तो कन्नड़ साहित्य पर जैन धर्म का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण कवि पंपा ने आदि पुराण की रचना की। 16वें तीर्थंकर के जीवन चरित्र का चित्रण करते हुए ग्रंथ लिखा गया शांति पुराण और इसके रचयिता थे कवि पोन्ना। कवि रन्ना ने अजीतनाथ पुराण और यहाँ आप लिख लेना गदा युद्ध, अजीतनाथ पुराण और गदा युद्ध नामक कृति की रचना की। कौन थे रचयिता? कवि रन्ना। तो आपको मैंने 3 नाम बताए, कवि पंपा, कवि पोन्ना, कवि रन्ना। इस युग के कवि पंपा, कवि पोन्ना और कवि रन्ना को प्रारंभिक कन्नड़ साहित्य की त्रिपुटी मानी जाती है। कवि कंबल ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की है। तो ये पूरा पैराग्राफ जो आप ऊपर से यहाँ तक देख रहे हैं बच्चों, ये पूरा पैराग्राफ आपको विकल्प में एक एक वाक्य में पूछा जाएगा। हिंदी भाषा के 2 स्वरूप हैं, ब्रज और खड़ी बोली, जो साहित्यिक रचनाओं में विनियोग होने लगा अर्थात उसका उपयोग होने लगा। हिंदी और गुजराती भाषा से मिलती जुलती राजस्थानी भाषा में वीर गाथा लिखी गई, जिसमें आल्हा, उदल, विशलदेव और रासो इस समय के प्रसिद्ध वीर गाथाएं हैं। मुल्ला दाऊद का ग्रंथ चंदायान अवधी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। तो ये आपका जो दूसरा पैराग्राफ मध्यकालीन साहित्य का शुरुआत हो रहा है, उसमें भी विकल्प और एक एक वाक्य है। जैसे हिंदी भाषा के कितने स्वरूप है? 2, ब्रज और खड़ी बोली। हिंदी और गुजराती भाषा से मिलती जुलती भाषा कौन सी है? राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा में कौन कौन से वीर गाथा लिखे गए? आल्हा, उदल, विशलदेव, रासो। अवधी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? चंदायान। चंदायान के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद। अब अगला पैराग्राफ पे शुरुआत करा, उसमें भी कई विकल्प बन रहे हैं। फारसी दिल्ली के सुल्तानों की राजभाषा थी। दिल्ली के सुल्तानों की राजभाषा कौन सी थी? फारसी। इस युग के कई इतिहासकार हुए, जिसमें जियाउद्दीन बर्नी ने तारिक ए फिरोज शाही की रचना की, जिसमें खिलजी और तुगलक वंश के राज्य का विस्तृत वर्णन किया गया है। उन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों पर फतवा-ए जहांदरी नामक ग्रंथ भी लिखा। ये सारी चीजें आपको विकल्प में तैयार हो गए। अब जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अमीर खुसरो, वो आपको 3 नंबर की टिप्पणी के रूप में पूछा जाएगा कि अमीर खुसरो विषय पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ से शुरुआत आपकी हो रही बच्चों। अमीर खुसरो
मध्यकालीन समय के सबसे महान साहित्यकार माने जाते हैं। वे एक कवि, इतिहासकार, रहस्यवादी, संत और संगीतकार थे। सुप्रसिद्ध हजरत निजामुद्दीन औलिया उनके गुरु थे। अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण रचनाओं में आशिका, नूर, सिपीहर और किरातुल सदायन का समावेश होता है। इसके अलावा उन्होंने अनेक काव्य ग्रंथों की भी रचना की। उन्हें अपने आप पर भारतीय होने का गर्व था, इसीलिए वे भारत को पृथ्वी का स्वर्ग मानते थे। उन्होंने अपनी पुस्तकों में भारत का वातावरण, उसकी सुंदरता, इमारतों और ज्ञान विज्ञान की खूब प्रशंसा की है। वे दृढ़ रूप से मानते थे कि हिंदू धर्म का सार तत्व कई तरह इस्लाम के साथ मिलता जुलता है। वे दिल्ली के निकट क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हिंदवी कहते थे और उसे अपनी मातृभाषा मानते थे। इस भाषा में उन्होंने कई कविताएं लिखी। उन्होंने हिंदी और फारसी को मिलाकर द्विभाषी चौपाई और दोहे भी लिखे हैं। तो इस तरह से अमीर खुसरो का परिचय हुआ, जिसे आप विकल्प में भी याद रख सकते हैं कि अमीर खुसरो के प्रसिद्ध गुरु का नाम क्या था, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो ने कौन कौन से ग्रंथ की रचना की? आशिका, नूर, सिपीहर और किरातुल सदायन। अमीर खुसरो का कहाँ का होने का गर्व था, तो अमीर खुसरो का भारतीय होने का गर्व था, इसलिए वो भारत को पृथ्वी का स्वर्ग मानते थे। अमीर खुसरो अपनी पुस्तकों में भारत की कौन कौन सी बातों का वर्णन करते थे, तो भारत का वातावरण, उसकी सुंदरता, इमारतों और ज्ञान विज्ञान की खूब प्रशंसा करते थे। अमीर खुसरो अपनी मातृभाषा किसे मानते थे? दिल्ली के निकट क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा हिंदवी कहते थे और उसे अपनी मातृभाषा मानते थे। अमीर खुसरो ने कौन सी दो भाषा में मिलाकर द्विभाषी चौपाई और दोहे लिखे? हिंदी और फारसी। अगला प्रश्न तैयार हो रहा है, यहाँ पैराग्राफ में आप देख सकते हो, प्रादेशिक भाषाओं का साहित्य का विकास। प्रादेशिक भाषा मतलब गुजरात की भाषा गुजराती, राजस्थान की भाषा राजस्थानी, ठीक है। इस तरह से जो प्रदेश की भाषा है उसे हम कहते हैं प्रादेशिक भाषा। बिहार का बिहारी भाषा, मगही भाषा, भोजपुरी भाषा उत्तर प्रदेश की, इस तरह की जो प्रादेशिक भाषा है उसमें भी कई साहित्य लिखे गए। तो यहाँ अगला प्रश्न बनता है, प्रादेशिक भाषाओं का साहित्य का विकास। प्रादेशिक भाषाओं और उनके साहित्य को प्रादेशिक शासकों ने प्रोत्साहन दिया। प्रादेशिक शासक मतलब उस प्रदेश के राजा और वहाँ के शासकों ने उसे प्रोत्साहित किया, जिनमें कबीर जैसे कई संतों का समावेश होता है। उस समय भोजपुरी और अवधी हिंदी भाषा की मुख्य बोलियां थी। कबीर की रचनाएं मुख्य रूप से सदुकड़ी लोक बोली में है। उनके दोहे लोक साहित्य के अंग बने। मल्लिक मोहम्मद जायसी ने अवधी में पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा। तुलसीदास ने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा। तो ये जितने भी उदाहरण आप देख रहे हैं ये सब प्रादेशिक भाषा के साहित्य है और प्रादेशिक शासकों के द्वारा प्रोत्साहन किया गया। इसके अलावा कई नाम और भी आते हैं। बंगाल के सुल्तानों के आश्रय में रहकर कृतिवास ने बंगाली भाषा में रामायण और प्रसिद्ध कवि चंडीदास ने सैकड़ों गीतों की रचना की। बंगाल में संत चैतन्य से भक्ति गीत लिखने की परंपरा शुरू हुई। ये लाइन आपके लिए खास महत्वपूर्ण है कि भक्ति गीत लिखने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? संत चैतन्य महाप्रभु से। नरसिंह मेहता ने भक्ति गीत कौन सी भाषा में लिखा? गुजराती। और नामदेव तथा एकनाथ ने मराठी भाषा में भक्ति गीतों की रचना की। विजयनगर के सम्राट के शासन काल में संस्कृत का विकास हुआ। यह युग तेलुगु साहित्य के विकास का महत्वपूर्ण काल है। विजयनगर का महान सम्राट कृष्णदेवराय स्वयं तेलुगु और संस्कृत के लेखक थे। उन्होंने आमुक्त मालिदा नामक ग्रंथ की रचना की। तो जो पूरा पैराग्राफ आपने देखा प्रादेशिक भाषा के साहित्य का विकास है, जिसमें कई अनेक अलग अलग एक एक वाक्य के प्रश्न तैयार होते हैं।
यहाँ पर जो पैराग्राफ आप देख रहे हो जगह खाली, यहाँ पर आप लिख सकते हो मुगल शासन काल के साहित्य का विकास, यानी मुगल काल साहित्य का विकास। मुगल काल के दौरान जो साहित्य लिखा गया उसका विकास कैसे हुआ। उसी में आपका एक और प्रश्न बनेगा अकबर के समय के साहित्य का विकास। दोनों को आप मिक्स कर सकते हैं, मुगल साहित्य में दोनों आ जाते हैं। आपको प्रश्न जिस तरह से पूछा जाए, अगर मुगल कालीन साहित्य का विकास पूछा जाए तो पूरा लिखना है, यहां से लेकर यहां तक पूरा आ जाएगा। अगर अकबर के बारे में पूछा जाए तो इस जगह से लेकर ये 2 पैराग्राफ आपको समावेश करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद्यार्थी मित्रों, मुगल कालीन साहित्य का विकास। प्रथम मुगल बाबर तुर्की भाषा में तुझके बाबरी नाम से आत्मकथा लिखी, जिसका फारसी में बाबर नामा नाम से अनुवाद हुआ। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा नामक ग्रंथ लिखा। जहांगीर ने तुझके जहांगीरी नामक अपनी आत्मकथा लिखी। औरंगजेब भी सिद्धहस्त लेखक थे और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर भी एक उर्दू कवि थे। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रथम मुगल शासक का नाम क्या था, बाबर, और बाबर ने तुर्की भाषा में तुझके बाबरी नामक ग्रंथ लिखा जो उसकी खुद की आत्मकथा थी, लेकिन फारसी में उसका अनुवाद करके नाम रखा गया बाबरनामा। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा नामक आत्मकथा लिखी। जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी तुझके जहांगीरी, और औरंगजेब भी एक लेखक था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर भी उर्दू कवि थे। इनका पूरा का पूरा आपको वंश का नाम याद रखना है कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, लेकिन जब ये पैराग्राफ पूरा होगा उसके बाद मैं आपको सारे नाम बताऊंगा। तुलसीदास और सूरदास इस युग में हिंदी भाषा के महान साहित्यकार थे। किस समय के, मुगल काल के शासन के समय के। तुलसीदास, सूरदास, कवि केशवदास और रहीम, ये जो मैंने 4 नाम बताए, तुलसीदास, सूरदास, कवि केशवदास और रहीम, मुगल कालीन साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। कवि केशवदास ने प्रेम और विरह, प्रेम मतलब मिलना, विरह मतलब बिछुड़ना के विषय पर साहित्य लिखा। रहीम के दोहे, जो हिंदी में आपने कई बार पढ़ा होगा, रहीम के दोहे भारत देश की कई भाषा में आज भी प्रसिद्ध है। अबुल फजल ने आयने अकबरी और अकबरनामा ग्रंथ लिखा। अकबरनामा अकबर की आत्मकथा है। आयने अकबरी में भारतीय रीति रिवाजों, शिष्टाचारों, धर्म दर्शन, आर्थिक स्थिति और जीवन के लगभग सभी पहलुओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके बाद अबुल फजल का भाई, जिसका नाम था फैजी, अबुल फजल का भाई फैजी फारसी भाषा का एक महान कवि था। कितने बच्चे से दोनों साथ में पढ़ लेते हैं, फैजी फारसी नहीं बच्चों, ये ध्यान रखना। अबुल फजल के भाई का नाम था फैजी, और फैजी फारसी भाषा का एक महान कवि था। उसने अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। अकबर ने तो महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, भगवत गीता, पंचतंत्र जैसे कई ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी, और अकबर के समय में इतिहास के कई ग्रंथ लिखे गए। इस बात से ये पता चलता है कि अकबर ये चाहता था कि भारत के जितने भी संस्कृत के ग्रंथ है उनका ज्ञान, उनका सार इस्लाम धर्म के लोगों को भी मिले। इतना महत्व वह हिंदी धर्म के ग्रंथों का मानता था, जो इस वाक्य से पता चलता है। तो बच्चों, ये प्रश्न मैंने आपको बताया मुगल काल के साहित्य का विकास। तो जैसा मैंने कहा था कि प्रश्न पूरा होने के बाद मैं मुगल काल के शासकों का नाम आपको बारी बारी से बताऊंगा वंश के अनुसार, कि सबसे पहले कौन से मुगल वंश आए, क्योंकि वो आपको विकल्प के रूप में पूछा जाएगा। अगर आप पेन और पेंसिल लेकर बैठे हैं तो आप उसे लिख सकते हैं। तो बच्चों, जैसा मैंने आपको कहा था कि ये प्रश्न पूरा होने के बाद मैं आपको मुगल काल के वंश के नाम बताऊंगा। प्रथम मुगल शासक का नाम था बाबर और अंतिम मुगल सम्राट का नाम था बहादुर शाह जफर। तो सबसे पहले प्रथम और अंतिम में जो कॉमन बातें जो दोनों में मिलती है, तो ब से बाबर की शुरुआत हुई, और जब मुगल काल का अंतिम आया, अंतिम सम्राट आया, अंतिम मुगल शासक आया, तो वो भी किस पे आया, ब से।
ब से शुरुआत हुई थी और ब से अंत हुआ। सबसे पहला मुगल शासक का नाम था बाबर। बाबर के बाद आया हुमायूं। हुमायूं के बाद आया अकबर। अकबर के बाद आया जहांगीर। जहांगीर के बाद आया शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब और औरंगजेब के बाद आया बहादुर शाह जफर। एक बार मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं। प्रथम मुगल सम्राट बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर। तो इस तरह से बच्चों मुगल सम्राट के वंशकाल दिए गए हैं, वंश का नाम दिया गया, जिसे आपको विकल्प के लिए याद रखना है। अगर आप पेन कापी लेकर बैठे हैं तो लिख सकते हैं, किताब के लास्ट पेज पर भी आप उसे लिख सकते हैं इस पाठ के अंतिम में। मध्य युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना उर्दू भाषा का जन्म है। ये सब विकल्प में आएगा कि मध्य युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी भाषा का जन्म है? उर्दू भाषा का। इस भाषा में वली, मीर दर्द, मीर तकी मीर, नजीर अकबराबादी, असदुल्ला खान गालिब जैसे महान कवि हुए। अब ये सारी चीजें आपको विकल्प में याद करना है। 2 नंबर का इसका भी प्रश्न बनता है जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मध्य युग का साहित्य विकास। ठीक है, लेकिन आप इसे ज्यादातर विकल्प में ही याद रखेंगे। 18वीं सदी में उर्दू गद्य का भी विकास हुआ। संस्कृत के अधिकांश ऐतिहासिक ग्रंथों का उर्दू में अनुवाद होने लगा। उर्दू में अनेक मौलिक गद्य ग्रंथ भी लिखे गए, जिसमें मोहम्मद हुसैन आजाद का दरबार अकबरी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ये जितने भी मैंने आपको बात बताया वो विकल्प में आएगा। जैसे पहला विकल्प बना, मध्य युग में कौन सी भाषा का जन्म हुआ? उर्दू भाषा का जन्म हुआ। उर्दू गद्य का विकास कब हुआ? 18वीं सदी में। मोहम्मद हुसैन आजाद का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? दरबारे अकबरी। तो इस तरह से आपने पाठ 4 भारत का साहित्यिक विरासत के बारे में पढ़ा। प्राचीन भारतीय साहित्य, मध्यकालीन साहित्य, भारत के प्राचीन विद्यापीठ और उसके अंदर बनने वाले कई अनेक प्रश्न, विकल्प, एक एक वाक्य के बारे में आपने परिचय लिया। अंत में फिर से मैं यही कहूँगा कि मेहनत और लगन से अपने विषय की तैयारी करें, ताकि आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके और साथ में विषय शिक्षक का भी नाम आप रोशन कर सके और अपने जीवन को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सके। धन्यवाद।